नमस्कार साथियों। एक बार आप सभी का जीएस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हमने पहले के वीडियो में जो हमारी एमसीक्यू सीरीज है उसमें कुछ चैप्टर्स के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उनको सॉल्व किया था और आज उसी कड़ी में हम एक नया चैप्टर लेंगे और उसके कुछ जो क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे कि उनकी प्रकृति क्या है, किस प्रकार से एग्ज़ाम में सवाल है वो पूछे गए हैं या आने वाले एग्ज़ाम में ऐसे जो सवाल है वो संभावित हो सकते हैं। तो इससे पहले की वीडियो में हमने व्यवहारवाद के बारे में, उत्तर व्यवहारवादी क्रांति के बारे में या डॉक्टर डेविड ईस्टन का जो सिस्टम थ्योरी है, राजनीतिक व्यवस्था सिद्धांत है, आमंड तथा पॉवेल का जो संरचनात्मक प्रकार्यात्मक सिद्धांत है उसके बारे में हमने देखा था। उसके कुछ जो भी एमसीक्यू है उनको हमने सॉल्व किया था। राजनीतिक संस्कृति को लेकर राजनीतिक विकास की संकल्पना थी उनको हमने देखा। उससे जुड़े हुए जो भी सवाल थे जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं या संभावित है उनको हमने सॉल्व किया था। तो आज हमारा ये जो वीडियो है ये रहेगा राज्य की प्रकृति तथा कार्य को लेकर। राज्य क्या है, राज्य की उत्पत्ति क्यों हुई है, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत क्या है, राज्य के आवश्यक कार्य क्या है, लोक कल्याणकारी राज्य की अवधारणा क्या है, या राजनीति विज्ञान से जो जुड़ी हुई विचारधाराएं हैं, मार्क्सवादी विचारधारा है, उदारवादी विचारधारा है, आदर्शवादी विचारधारा है, बहुलवादी विचारधारा है, नव उदारवाद है, नव बहुलवाद है, संरचनावाद है, प्रकार्यवाद है। ये जो उत्तर आधुनिकतावादी विचारधारा है ये सारी विचारधाराएं राज्य की प्रकृति को लेकर किस किस प्रकार के दृष्टिकोण को स्पष्ट करती है उसके बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे और जो भी क्वेश्चन है उसको लेकर उनके ऊपर हम डिस्कस करेंगे। तो हम पहला आज का जो सवाल है वो लेते हैं कि निम्न में से कौन सा विचारक राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौता सिद्धांत को ऐतिहासिक एवं तार्किक रूप से बेतुका बताता है। तो आप देखिए हमारे जैसे ऑप्शन है, पहला जो हमारा विकल्प है वो है गार्नर। गार्नर ये कहता है, हमने परिभाषा देखी होगी कि राजनीति विज्ञान का आरंभ और अंत राज्य के साथ होता है। अर्थात गार्नर का जो दृष्टिकोण था वो परंपरागत राजनीति से जुड़ा हुआ दृष्टिकोण है जिसमें ये माना जाता है कि राजनीति विज्ञान केवल और केवल राज्य से जुड़ी हुई संकल्पना का ही अध्ययन करती है कि राज्य की उत्पत्ति कैसे हुई, राज्य के आवश्यक अंग कौन कौन से हैं, राज्य के कार्य क्या है, ठीक, और किन कारणों से राज्य के अस्तित्व पर खतरा उत्पन्न होता है। तो कहने का अर्थ है कि गार्नर की जो परिभाषा है वो राज्य के राजनीति विज्ञान के परंपरागत दृष्टिकोण को अभिव्यक्त करती है। अर्थात एक राजनीति विज्ञान का सीमित दायरा था और उसमें यह माना गया था कि राजनीति विज्ञान में वस्तुतः हम केवल राज्य का ही अध्ययन करते हैं, राज्य से सीधे जो जुड़ी हुई संकल्पना है उनका ही अध्ययन करते हैं। जॉन रॉल्स ने न्याय का सिद्धांत दिया था। उनका राजनीति विज्ञान में न्याय को लेकर जो योगदान है वो बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। नोजिक ने भी न्याय का सिद्धांत दिया था और नोजिक के द्वारा राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। तो ये जो विद्वान है ब्लंटस्ली, इन्होंने ये कहा था कि राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में सामाजिक समझौता सिद्धांत ऐतिहासिक एवं तार्किक
रूप से बेतु का सिद्धांत है, या ये इनका कहना था कि ये जो सामाजिक समझौता सिद्धांत है ये बेतु का सिद्धांत है। अब ऐसा क्यों मानते हैं? हमने पहले ये पढ़ा था कि सामाजिक समझौतावादी जो विचारक है वो राज्य की उत्पत्ति का जो आधार मानते हैं, वो आधार मानते हैं सहमति को, कि लोगों ने आपस में मिलकर सहमति से एक समझौता किया और समझौता करते हुए राज्य की उत्पत्ति की। तो हॉब्स, आप समझौतावादी विचारक कौन कौन से थे? हमने देखा होगा कि थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और रूसो, ये तीनों समझौतावादी विचारक है। ये तीनों समझौतावादी विचारक है और तीनों ये कहते हैं कि व्यक्तियों ने अपनी कुछ आवश्यकताओं के कारण, कुछ असुविधाओं के से बचने के लिए आपस में मिलकर एक समझौता किया और उस समझौते के द्वारा है वो राज्य की उत्पत्ति हुई है। लेकिन समझौतावादी जो विचारकों ने जो अपना दृष्टिकोण दिया या जो अपना विचार दिया है, उसको ब्लंटली ये कहता है कि ये ऐतिहासिक और तार्किक रूप में बेतु का सिद्धांत है। कहीं पर भी हमें ऐसी जानकारी नहीं मिलती है कि लोग इकट्ठे हुए या लोगों ने इकट्ठा होकर के आप सहमति से राज्य की उत्पत्ति की हो। उन्होंने एक व्यक्ति को सारे अधिकार दे दिए और उसके बदले उस व्यक्ति ने सुरक्षा का उनसे वादा किया और उसके कारण है वो राज्य की उत्पत्ति हुई। तो विचारक जो ब्लंटली है उनका ये कहना है कि ये जो सामाजिक समझौता के बारे में ये इतने इनके जो विचार है, उन विचारों को हम ऐतिहासिक या तार्किक रूप से सही नहीं मानते हैं, बल्कि एक तरह से ये उनके बेतु के विचार थे। अगला हमारा सवाल है, राज्य के संदर्भ में एंटोनियो ग्राम्सी के विचारों पर विचार कीजिए कि कौन कौन से विचार सही है। अब ग्राम्सी है वो नव मार्क्सवादी विचारक था। एंटोनियो ग्राम्सी है वो नव मार्क्सवादी विचारक था और उसने अपना एक सिद्धांत दिया था राज्य के बारे में, जिसको कहते हैं प्राधान्य का सिद्धांत। प्राधान्य का सिद्धांत या थ्योरी ऑफ हिगेमनी, प्राधान्य का सिद्धांत। अब देखो मार्क्सवाद क्या कहता है? मार्क्सवाद ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति का कारण वर्ग विभेद है। राज्य की उत्पत्ति का मार्क्सवादी विचारकों ने वर्ग विभेद को माना है। वो कहते हैं कि समाज में दो वर्ग पाए जाते हैं, एक वर्ग जिसके पास साधन है और एक वर्ग जिसके पास साधन नहीं है। तो मार्क्स ये कहता है कि इन दोनों वर्गों के कारण राज्य की उत्पत्ति होती है। क्योंकि वो समाज की विकास की यात्रा बताता है और वो ये कहता है कि एक वर्ग जिसके पास साधन है और दूसरा वर्ग जिसके पास साधन नहीं है, तो धीरे धीरे जो वर्ग जिसके पास साधन नहीं है उनकी संख्या बढ़ती जाती है और उनको इस बात का ज्ञान होता है कि हमारी जो स्थिति है उस स्थिति के पीछे एक छोटा सा वर्ग, जिसको कार्ल मार्क्स ने पूंजीवादी वर्ग का है या बुजुर्गा वर्ग का है, उसके पास साधन है, तो उनको इस बात का ज्ञान होता है। लेकिन मार्क्स ये कहता है कि पूंजीवादी जो वर्ग है उस वर्ग ने अपनी स्थिति को यथावत रखने के लिए राज्य जैसे जो संकल्पना है उसकी सृष्टि की है। तो वो कहता है कि राज्य और कुछ नहीं है बल्कि राज्य शोषण का एक यंत्र है और पूंजीवादी जो वर्ग है वो व्यवस्थित तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से इस सर्वहारा वर्ग का शोषण करता है। इसलिए करता है ताकि जो बुजुर्गा वर्ग है या जो पूंजीपति वर्ग है उसके हितों पर किसी भी प्रकार की कोई आंच है वो नहीं आए। ठीक है। अब नव मार्क्सवादी जो विचारक है एंटोनियो ग्राम्सी, वो ये कहता है, उसने प्राधान्य का सिद्धांत दिया है। उसने ये सिद्धांत दिया है कि पूंजीपति वर्ग ने
अपनी जो राजनीतिक व्यवस्था है उस राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य सिद्ध करने के लिए, उसकी वैधता को प्राप्त करने के लिए शोषण का एक नया तरीका खोज निकाला है और अपनी व्यवस्था को नागरिक, वो दो प्रकार के, जैसे पहला इसका कथन है कि राज्य एक वैचारिक ढांचे के रूप में पूंजीवादी वर्ग की प्राधान्यता को वैध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, कि जो पूंजीवादी जो वर्ग है उसका जो वर्चस्व है, उस वर्चस्व के औचित्य को बनाए रखने के लिए, उसकी वैध स्थिति को बनाए रखने के लिए पूंजीवादी वर्ग के द्वारा राज्य में एक वैचारिक ढांचे की स्थापना की जाती है। अब उसमें वो दो प्रकार के समाज कहता है। वो कहता है कि एक है राजनीतिक समाज, राज्य दो समाज से मिलकर बनता है, राजनीतिक समाज और नागरिक समाज। राजनीतिक समाज में क्या है, राजनीतिक शक्ति का प्रयोग किया जाता है राज्य के द्वारा लोगों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने के लिए। और दूसरा वो कहता है कि जो नागरिक समाज है उस नागरिक समाज में शिक्षा और जनसंचार के द्वारा विचारधारात्मक शासन संयंत्र स्थापित किया जाता है। अर्थात नागरिक समाज के द्वारा पूंजीवादी जो वर्ग है वो शिक्षा के माध्यम से और जो जनसंचार के साधन है उनके माध्यम से जो पूंजीवादी मूल्य है उन पूंजीवादी मूल्यों को जनता के बीच उन मूल्यों को हृदयंगम करवा देता है। उनके मन में इस बात को बैठा दिया जाता है कि उनके लिए ये पूंजीवादी जो व्यवस्था है वो सर्वश्रेष्ठ है। अगर कोई व्यक्ति पूंजीवादी व्यवस्था के विरोध की बात करता है, ठीक है, कोई विरोध की बात करता है, तो इसका अर्थ ये होगा कि वो राज्य का विरोध कर रहा है। तो वो वहां पर राज्य गलत नहीं है, बल्कि वो जो विरोध करने वाला जो व्यक्ति है वो व्यक्ति गलत होगा। इसलिए ये तीनों जो कथन है वो एंटोनियो जो ग्राम्सी का जो प्राधान्य सिद्धांत है, जिसमें वो ये कहता है कि इस पूरे पूंजीवादी ढांचे को राजनीतिक समाज और नागरिक समाज, राजनीतिक समाज शक्ति का प्रयोग करते हुए और नागरिक समाज शिक्षा और जनसंचार के साधनों का, ग्राम्सी ये कहता है कि शिक्षा के माध्यम से एक ऐसी पाठ्यक्रम या एक ऐसी शैक्षिक प्रणाली उपलब्ध करवा दी जाती है जिसके मार्फत जो जनता है जो शिक्षा अर्जित कर रहे हैं उनके दिमाग में, उनके मनोमस्तिष्क में इस बात को बिठा दिया जाता है कि पूंजीवादी प्रणाली ही सर्वश्रेष्ठ प्रणाली है और उन्हें अगर विकास चाहिए तो उस पूंजीवादी व्यवस्था के द्वारा ही विकास संभव है, अन्यथा विकास संभव नहीं है। तो ये जो एंटोनियो ग्राम्सी जो विचारक है ये नव मार्क्सवादी विचारक है, जिसका प्राधान्य का सिद्धांत है वो फेमस है। इसलिए पहला, दूसरा और तीसरा तीनों जो स्टेटमेंट है, तीनों जो कथन है वो उसकी विचारधारा से मिलते जुलते हुए पूंजीवादी व्यवस्था की वैधता को स्पष्ट करते हैं, पूंजीवादी शासन के औचित्य को स्पष्ट करते हैं, पूंजीवादी शासन प्रणाली को एक सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली के रूप में स्पष्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, आर्थिक और सामाजिक जीवन में अत्यधिक हस्तक्षेप करने वाला राज्य कहलाता है प्रहरी राज्य, पूंजीवादी राज्य। पूंजीवादी राज्य कौन सा है? वो प्रहरी राज्य है, वो राज्य जो केवल ज्यादा इंटरफेयर नहीं करेगा, वो देखेगा ये कि नियम विनियम या व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चलती रहे, उस नियम को, उस व्यवस्था को तोड़ने का कार्य है वो किसी के द्वारा भी नहीं किया जाए। अत्यल्प राज्य होता है जिसका कार्य क्षेत्र सीमित होता है, केवल मुख्य संचार से संबंधित है या फिर रक्षा से संबंधित जो कार्य है या मौद्रिक जो कार्य वो राज्य करता है। एक होता है लेवियाथन राज्य। लेवियाथन राज्य का अर्थ है वो राज्य जो जिसके पास शक्ति ज्यादा है और वो व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है, व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू को प्रभावित करता है, व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू को या उसके प्रत्येक पक्ष को
प्रभावित करता है, नियंत्रित करता है, ऐसा जो राज्य है उसको लेवियातन राज्य कहा जाता है। तो लेवियातन राज्य शक्तिशाली राज्य है, वो आर्थिक और सामाजिक जीवन में भी हस्तक्षेप कर सकता है, आर्थिक और सामाजिक जीवन को भी विनियमित करने का जो कार्य है वो कार्य इस लेवियातन राज्य के द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसका यह मत है कि राज्य की उत्पत्ति मानव आवश्यकताओं से हुई है और तदुपरांत सुंदर जीवन की सृष्टि के लिए परिपूर्ण तार्किकता है। देखो, राज्य की उत्पत्ति को लेकर अलग अलग विचारकों ने या अलग अलग विचारधाराओं में अलग अलग दृष्टिकोण देखने को मिलते हैं। प्लेटो ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति वृक्षों या बलूत की चट्टानों से नहीं हुई है, बल्कि वे उन लोगों के मस्तिष्क का परिणाम है जो उस राज्य में निवास करते हैं। हीगल कहता है कि राज्य है वो पृथ्वी पर ईश्वर का अवतरण है। रूसो ये कहता है कि राज्य की उत्पत्ति इसलिए हुई है कि समाज में भौतिकतावाद का विकास हुआ, संपत्ति का आविष्कार हुआ, तेरे मेरे की भावना हुई, तो जो एक सुंदर समाज था जिसको वो एक आदर्श समाज कहता है, वो धीरे धीरे उसमें स्थितियां बिगड़ती गई और जब स्वतंत्रता को खतरा हुआ, लोग एक दूसरे के विरोधी बन गए, तो इस स्थिति को समाप्त करने के लिए सभी लोगों ने मिलकर आपस में समझौता किया था। लेकिन अरस्तु क्या कहता है? अरस्तु ये कहता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है, व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है। अब ये राजनीतिक प्राणी कैसे है? देखो, हम जब राजनीति की परिभाषा की बात कहते हैं तो राजनीति की परिभाषा ये है कि जब हम दूसरों के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और इस स्थिति में समाज के जो दुर्लभ संसाधन है उस पर नियंत्रण स्थापित करने के लिए हमारे द्वारा जो प्रयास किए जाते हैं उन प्रयासों को राजनीति कहा जाता है। ये जो परिभाषा है, ये परिभाषा राजनीति की परिभाषा है कि राजनीति है क्या है। लेकिन यूनानी जो विचारक थे अरस्तु ने यह कहा था कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है और व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती है। तो वो अरस्तु राज्य के बारे में क्या कहता है? अरस्तु कहता है कि राज्य विविधता में एकता है, राज्य समुदायों का समुदाय है, राज्य की उत्पत्ति आवश्यकताओं के कारण हुई है, राज्य एक आत्मनिर्भर संगठन है, राज्य व्यक्ति से पूर्व है, अर्थात राज्य का निर्माण तो व्यक्ति से पहले ही हो गया है। अगर विकास यात्रा की बात करें, अगर ऐतिहासिकता की बात करें, तो हम राज्य को व्यक्ति से बाद का मान सकते हैं। लेकिन अगर हम मानसिक रूप से देखें तो हम ये कहेंगे क्योंकि राज्य पूर्ण है और व्यक्ति एक अंश है, तो सबसे पहले पूर्णता आती है, उसके बाद अंश आता है। लेकिन अगर मनोवैज्ञानिक और तार्किक रूप से देखा जाए तो अरस्तु कहता है कि राज्य का जन्म व्यक्ति से पहले हो चुका है। तो अरस्तु ये कहता है कि व्यक्ति एक राजनीतिक प्राणी है और व्यक्ति की कुछ आवश्यकताएं होती है जो परिवार में पूरी नहीं होती है। तो अरस्तु कहता है कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं, इसके लिए व्यक्ति को समुदाय की आवश्यकता होती है, कुछ ऐसी आवश्यकताएं उसके लिए समाज की आवश्यकता होती है। लेकिन अरस्तु ये कहता है कि कुछ ऐसी आवश्यकताएं हैं जिनकी पूर्ति समाज में भी नहीं होती है, तो अरस्तु कहता है उसके लिए राज्य अस्तित्व में आता है। और वो ये कहता है राज्य अस्तित्व में इसलिए आता है और आवश्यकताओं के कारण आता है, और इन आवश्यकताओं की पूर्ति के कारण ही व्यक्ति उस राज्य में सद्गुणी जीवन व्यतीत कर सकता है, एक सुंदर जीवन है वो व्यतीत कर सकता है। इसलिए उसके सुंदर जीवन की जो सृष्टि है उसको अगर पूरा करना है तो राज्य की आवश्यकता होगी, राज्य की अनिवार्यता होगी, अन्यथा व्यक्ति का जो सुंदर जीवन की जो कल्पना है वो कल्पना पूरी नहीं होगी। इसलिए अरस्तु ने यह कहा है कि राज्य की उत्पत्ति मानव आवश्यकताओं से हुई है और तदुपरांत सुंदर जीवन की सृष्टि के लिए परिपूर्ण तार्किकता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है,
सामाजिक समझौतावादी राज्य के औचित्य का आधार क्या मानते हैं? देखो, हमने पहले ही पढ़ा था कि सामाजिक समझौतावादी जो विचारक है, उस विचारक में हॉब्स और लो को हम ये कह सकते हैं कि वो राज्य को एक यांत्रिक संगठन मानते हैं। कैसे? जैसे व्यक्तियों ने अपनी सुविधा के लिए किसी मशीन या यंत्र का आविष्कार किया ताकि उनको जीवन यापन में कुछ सुविधा हो, इसलिए लोगों ने मिलकर एक राज्य की सृष्टि की है। तो आप देखो, सामाजिक समझौता विचारक मैंने पहले कहा था, रूसो, लॉक, हीगल, इन सभी ने, इन विचारकों ने यह कहा कि कुछ असुविधाएं थी, उन असुविधाओं से बचने के लिए या सुरक्षा के लिए व्यक्तियों ने आपस में मिलकर ये सहमति जताई कि हमारे लिए एक राज्य की आवश्यकता है। हम तभी सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं जब हमारे लिए राज्य हो। तो हम कह सकते हैं शक्ति इसमें गलत है, उपयोगिता भी नहीं है और दमन भी नहीं है, बल्कि इसका जो हमारा आंसर है वो होगा सहमति। सहमति क्यों है? क्योंकि सभी व्यक्तियों ने मिलकर सहमति के साथ सामाजिक समझौता किया और सामाजिक समझौते के साथ ही राज्य की उत्पत्ति हुई है। तो हमारा इस सवाल का जो आंसर होगा वो होगा सहमति। ये सामाजिक समझौतावादी जो राज्य के है, उस राज्य के औचित्य का आधार मानते हैं कि आखिर राज्य की उत्पत्ति में सभी समाज के सभी व्यक्तियों की सहमति है वो शामिल थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसका यह विचार है कि नागरिक समाज सहमति उपलब्ध कराता है और राजनीतिक समाज बल प्रयोग को संगठित करता है? अभी हमने पहले चर्चा की थी ग्रामसी का जो प्राधान्य का सिद्धांत था, प्राधान्य का सिद्धांत। ग्रामसी नव मार्क्सवादी विचारक था और ग्रामसी ये कहता है कि पूंजीवादी जो शासन व्यवस्था है, उस शासन व्यवस्था में अपनी वैधता को हासिल करने के लिए दो प्रकार के समाज के माध्यम से अपनी व्यवस्था को लोगों के हृदयंगम करवाया है या लोगों को आत्मसात करवाया है उस पूंजीवादी व्यवस्था को। वो कहता है कि राजनीतिक समाज शक्ति का प्रयोग करता है और नागरिक समाज विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करता है, जिसमें वो शिक्षा और जनसंचार के साधनों का प्रयोग की बात कहता है। वो ये कहता है कि शिक्षा के माध्यम से और संचार के साधनों के माध्यम से पूंजीवादी वर्ग ने चालाकी के साथ, बड़ी चतुराई के साथ लोगों के मन में पूंजीवादी मूल्यों को बिठा दिया है और उनके मन में ये बात आत्मसात कर गई है कि पूंजीवादी व्यवस्था सर्वश्रेष्ठ है, इसमें किसी भी प्रकार का कोई भी प्रकार का शोषण है वो निहित नहीं है। तो इसलिए वो नागरिक समाज सहमति उपलब्ध करवाता है। किसके माध्यम से? राजनीतिक समाज के माध्यम से, बल प्रयोग करके भी और नागरिक समाज के साथ विचारधारात्मक शक्ति का प्रयोग करते हुए पूंजीवादी व्यवस्था है उस व्यवस्था की औचित्य को सिद्ध करने का प्रयास करता है या उस व्यवस्था की वैधता को सिद्ध करने का प्रयास करता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किस विद्वान ने आयातित राज्य पर प्रकाश डाला है? हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की अवधारणा। तो एक विद्वान हुए हैं, अर्लेथम की अवधारणा नहीं है, नॉम चोम्स्की की नहीं है, डेविड हेल्ड की नहीं है, बर्ट्रैंड बर्दई। ये कहते हैं इंपोर्टेड स्टेट, आयातित राज्य। बर्दई ये कहते हैं कि आज हम जो आधुनिक राज्य की अवधारणा देख रहे हैं कि राज्य में व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इनकी गतिविधियां, इन संगठनों के कार्य, सरकार के जो भी अंग है, ये सारे के सारे आयातित है। क्यों? क्योंकि आधुनिक राज्य की अवधारणा का जो उदय है वो उदय यूरोप से हुआ है और यूरोप के जितने भी जो औपनिवेशिक शक्तियां थी, ठीक है, जिन्होंने अन्य राष्ट्रों पर जाकर अपना अधिकार जमाया और वहां पर शासन प्रणाली स्थापित की, तो इन शक्तियों के द्वारा
अपना जो राज्य की जो सारी व्यवस्थाएं हैं वो व्यवस्थाएं अफ्रीकी देशों पर, एशियाई देशों पर और लैटिन अमेरिकी देशों पर लागू की गई और उनके द्वारा ही वहां पर आधुनिक राज्य जिसे आज हम जिस रूप में देखते हैं वो लागू किया गया है। इसलिए बर्ट्रैंड बद्दई है वो कहते हैं कि आज जो हम राज्य देख रहे हैं वो राज्य आयातित है, बाहरी औपनिवेशिक राज्यों के द्वारा इन राज्यों को है वो वहां पर स्थापित किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा कथन मिशेल फूको के संबंध में सही है? राज्य समाज में पहले से विद्यमान सत्ता संबंधों पर आधारित है, सही है। प्रशासकीय गवर्नमेंटलिटी प्रशासन का एक मूल आधार है, प्रशासकीयता और व्यक्ति की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की प्रकृति के परिणाम स्वरूप राज्य सामने आया है। देखो मिशेल फूको ये कहते हैं कि आज हम ये जो राज्य देख रहे हैं ये राज्य इसलिए अस्तित्व में आया है कि व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने के लिए राज्य के द्वारा पूरे के पूरे एक प्रशासनिक ढांचे की स्थापना की गई है और इस प्रशासनिक ढांचे के माध्यम से राज्य ने अपने नागरिकों के ऊपर नियंत्रण रखा है और इसी व्यवस्था के कारण मिशेल फूको ये कहता है कि आज हम जो राज्य का जो स्वरूप देख रहे हैं वो हमारे सामने है। उसी कारण आज हमारे जो राज्य का जो स्वरूप है वो हमारे सामने है। तो ये तीनों कथन राज्य समाज में पहले से विद्यमान सत्ता संबंधों पर आधारित है, प्रशासकीयता या गवर्नमेंटलिटी प्रशासन का मूल आधार है, या व्यक्तियों की गतिविधियों पर नियंत्रण रखने की प्रकृति के परिणाम स्वरूप राज्य सामने आया है कि व्यक्तियों की विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चाहे वो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक पक्षों से जुड़ी हो उस पर राज्य ने नियंत्रण करने का प्रयास किया और उसका परिणाम ये हुआ कि आज जो राज्य का स्वरूप है वो हमारे सामने है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो है सारणी फर्स्ट और सारणी सेकंड, इन दोनों का हमें मिलान करना है कि कौन सा जो विद्वान है कौन से विचार को प्रकट करता है। तो राष्ट्रीय संप्रभुता का जो सिद्धांत है वो जियां बोधा के द्वारा दिया गया है। सबसे पहले संप्रभुता की जो व्याख्या है वो भी बोधा के द्वारा की गई थी, ठीक है। और संप्रभुता किसे कहते हैं? संप्रभुता राज्य की वो सर्वोच्च शक्ति होती है जिस पर कानून का भी नियंत्रण नहीं होता है, अर्थात संप्रभुता कानून की जनक होती है। संप्रभुता के द्वारा ही कानून का निर्माण किया जाता है। तो राज्य की जो सर्वोच्च शक्ति है वो संप्रभुता है। दूसरा, ह्यूगो ग्रोसियस ने अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता की आधारशिला रखी, जो राष्ट्रीय संप्रभुता का उल्टा है, उसका विपरीत रूप है। और तीसरा, संघवाद और लोकप्रिय संप्रभुता में परस्पर संबंध, ये जो विचार दिया गया है ये दिया गया है अल्थुजिस्ट के द्वारा। और मैकाइवर, जिसे हम बहुलवादी विचारक कहते हैं, मैकाइवर एक बहुलवादी विचारक था और उसने ये कहा था कि असीमित संप्रभुता एक खतरनाक झूठ है, क्योंकि संप्रभुता के सिद्धांत के विरोध में प्रतिक्रिया स्वरूप जिस विचारधारा का जन्म हुआ था उसे अपन कहते हैं बहुलवादी विचारधारा। और बहुलवादी जो विचारधारा है वो विचारधारा राज्य को सर्वोच्च शक्तिवान संस्था नहीं मानते हुए उसे समाज की अन्य संस्थाओं या अन्य जो संघ है उनके समकक्ष रखती है। वो ये कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा हम इसे एक समाज की एक संस्था कह सकते हैं, लेकिन पूर्ण रूप से शक्ति राज्य को वो प्रदान नहीं कर सकते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि संप्रभुता का केवल और केवल निवास राज्य में हो, ऐसा संभव नहीं है। तो मैकाइवर, तो ये चारों जो ऑप्शन है वो सही है, आपस में मिले जुले हैं, 1, 2, 3 और 4। ये जैसे जो पहला जो विकल्प है हमारा ऑप्शन 1 है वो इसमें सही है, क्योंकि राष्ट्रीय संप्रभुता का जो विचार है वो जियां बोधा के द्वारा दिया गया है। अंतरराष्ट्रीय संप्रभुता की बात ह्यूगो ग्रोसियस ने की है। संघवाद और लोकप्रिय संप्रभुता में
जो परस्पर जो संबंध बताया गया है वो अल्थुजियस के द्वारा बताया गया है, और असीमित संप्रभुता या संप्रभुता के सिद्धांत का विरोध है वो बहुलवादी विचारक मैकाइवर के द्वारा किया गया है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से किसने यह घोषणा की कि राज्य का उन्मूलन अराजकता के उद्भव का संकेत देगा? कि भाई अगर राज्य नहीं होगा तो क्या होगी? अराजकता होगी। महात्मा गांधी तो खुद क्या है? राज्य का विरोध करते हैं। महात्मा गांधी ने राज्य का विरोध किया है, क्योंकि महात्मा गांधी ये कहते हैं कि राज्य की जो नींव है वो नींव हिंसा पर टिकी हुई है। वो कहते हैं कि आज हम कानून को देख रहे हैं, हम पुलिस को देखते हैं, हम सेना को देखते हैं, ये सारे के सारे हिंसा को अभिव्यक्त करते हैं, और गांधी जी हिंसा के विरोधी थे। तो गांधी जी तो खुद क्या थे? खुद दार्शनिक प्रशांत अराजकतावादी विचारक उनको कहा जाता है। ठीक है। कार्ल मार्क्स ने तो राज्य का विरोध ही किया था, और वो कहते हैं कि समाज के विकास की अंतिम अवस्था जो होगी साम्यवाद की, उसमें क्या होगा? उसमें न तो राज्य रहेगा न वर्ग रहेगा, अर्थात ऐसी अवस्था जिसमें राज्य का अस्तित्व नहीं रहेगा, वर्ग विहीन या राज्य विहीन जो अवस्था होगी वो अवस्था साम्यवाद की होगी। मैक्स वेबर राज्य का समर्थक था। वो ये कहता था कि राज्य को वैध शक्ति के उपयोग का अधिकार है। कैसी शक्ति? औचित्यपूर्ण शक्ति, जिसको नागरिकों ने स्वीकृत किया है कि कोई संस्था हमारे ऊपर ऐसी शक्ति का प्रयोग कर सकती है। तो नोजिक ये कहता है, नोजिक राज्य का प्रबल समर्थक है, जो नव उदारवादी विचारक है, और ये कहते हैं कि राज्य का अगर उन्मूलन होता है तो ऐसी स्थिति में वहां पर क्या होगी? अराजकता की स्थिति होगी। वहां पर अराजकता की स्थिति होगी राज्य की। तो ये अलग अलग विद्वानों ने राज्य को लेकर अपने अलग अलग है वो विचार रखे हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्लेटो ने राज्य की तुलना निम्न में से किससे की है? अब प्लेटो को हमने यूनानी विचारक थे, आदर्शवादी विचारक थे। लेवियातन की बात हॉब्स करता है, निगम से नहीं की है, जेलीफिश ने नहीं की है। तो प्लेटो ने यह कहा कि मेरा जो आदर्श राज्य होगा, उस आदर्श राज्य की जो बागडोर होगी वो बागडोर होगी दार्शनिक शासक के हाथ में। जो फिलोसोफर किंग होगा उसके हाथ में होगी, और वो जो फिलोसोफर किंग है वो उस राज्य का सर्वाधिक गुणीवान व्यक्ति होगा, वो सत्यवादी होगा, वो व्यक्ति सबसे ज्यादा पढ़ा हुआ होगा, ज्यादा ज्ञानवान होगा, उसने सैद्धांतिक और व्यवहारिक सभी प्रकार की शिक्षा अर्जित की होगी, और उसके द्वारा फिर किसी भी प्रकार का अनैतिक कार्य नहीं किया जाएगा। तो प्लेटो अपने उस दार्शनिक शासक को, जिसको वो अपने आदर्श राज्य की बागडोर हाथ में सौंपता है, उसको वो विशालकाय मनुष्य की संज्ञा देता है कि सभी राज्य के सभी नागरिकों में उस दार्शनिक शासक की स्थिति है वो सर्वश्रेष्ठ होगी। इसलिए हमारा जो पहला ऑप्शन है ये प्लेटो ने कहा है कि राज्य उस विशालकाय मनुष्य के बराबर होगा जिसने लंबे समय की एक शिक्षा पद्धति अर्जित करते हुए ज्ञान हासिल किया और उसी के अनुरूप फिर राज्य का है वो शासन किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, राज्य को आवश्यक बुराई किसके द्वारा माना गया है? देखो दो विचारधाराएं हैं, हम देखते हैं। एक कहती है कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, दूसरी विचारधारा है वो ये कहती है कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। अब आवश्यक बुराई व्यक्तिवादियों के द्वारा मानी गई है। उदारवादी तो राज्य का समर्थन करते हैं, लेकिन वो सीमित शक्तियों के साथ में। एक राज्य की भूमिका एक प्रहरी राज्य के रूप में होनी चाहिए। आदर्शवादियों ने राज्यों को सब कुछ माना है और अराजकतावादियों ने राज्य को अनावश्यक बुराई कहा है। लेकिन व्यक्तिवादी जो विचारक है वो कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है।
क्यों? क्योंकि व्यक्तिवादी वो विचारधारा है, वो विचारधारा व्यक्ति को ही सब कुछ मानती है। ये विचारधारा कहती है कि राज्य की तुलना में व्यक्ति उच्च है, व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ है। व्यक्तियों ने मिलकर राज्य का निर्माण किया है। व्यक्तियों ने मिलकर राज्य का निर्माण इसलिए किया है ताकि उनकी सुख सुविधा में वृद्धि हो, वो सुखी जीवन व्यतीत कर सकते हैं। राज्य ने मिलकर व्यक्तियों का निर्माण नहीं किया है, बल्कि व्यक्तियों के द्वारा जिस प्रकार, क्योंकि व्यक्ति अपने आप में अपूर्ण होता है, तो व्यक्तिवादी विचारधारा यह कहती है कि उसी अपूर्णता को दूर करने के लिए सभी व्यक्तियों ने मिलकर है वो राज्य का निर्माण किया। इसलिए ये कहते हैं इसी पूर्णता के कारण, और वो कहते हैं कि जब व्यक्ति अपने आप में पूर्ण होगा तब राज्य की उनको जरूरत भी नहीं होगी और राज्य का अस्तित्व है वो समाप्त हो जाएगा। तो व्यक्तिवादी जो विचारधारा है वो विचारधारा राज्य को एक आवश्यक बुराई मानती है। नेक्स्ट सवाल की ओर चलते हैं। राज्य को अनावश्यक बुराई। अभी हमारा जो सवाल था, जैसे मैंने कहा कि व्यक्तिवादी कहते हैं कि राज्य एक आवश्यक बुराई है। मार्क्सवादियों ने तो क्या कहा है? मार्क्सवादियों ने तो यहां तक कह दिया है कि समाज का विकास होगा और समाज के विकास की जो अंतिम अवस्था होगी उसमें तो राज्य का अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा, न तो वर्ग रहेगा न राज्य रहेगा, जिसको वो साम्यवादी अवस्था कहते हैं। तो अराजकतावादी कहते हैं कि राज्य एक अनावश्यक बुराई है। वो कहते हैं, अराजकतावादी विचारधारा ये मानती है कि व्यक्ति मूलतः एक नैतिक प्राणी है। व्यक्ति मूलतः एक नैतिक प्राणी है और वो नैतिकता के मार्ग पर चलते हुए अपना सद्जीवन व्यतीत करता है और वो सत्य, अहिंसा, समन्वय, सहयोग, सहिष्णुता इन्हीं नीतियों पर चलते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। और जब व्यक्ति इस प्रकार जीवन व्यतीत करता है तो उसको किसी भी प्रकार के न तो राज्य की आवश्यकता है, न कानून की आवश्यकता है, न न्यायालय की आवश्यकता है, न सेना की आवश्यकता है, न पुलिस की आवश्यकता है। तो इसलिए जो अराजकतावादी विचारक है वो विचारक राज्य को एक अनावश्यक बुराई मानते हैं। अगला जो सिद्धांत है वो यह राज्य स्वायत्तता सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो ये जो संकल्पना है ऑटोनॉमस थ्योरी की, ये दी गई है थेडा स्कॉर्कपाल के द्वारा। वो ये कहता है कि राज्य के द्वारा प्रशासनिक तंत्र को सारी की सारी शक्तियां सौंपी गई है और उस प्रशासनिक तंत्र के द्वारा जो राज्य के जो नागरिक है उन नागरिकों के ऊपर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। तो राज्य स्वायत्तता सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो थेडा स्कॉर्कपाल के द्वारा किया गया है। राज्य की विशेषताओं में क्या क्या शामिल है हम देखते हैं। तो राज्य की विशेषताओं में आप जैसे पहले देखो, राज्य संप्रभु होता है, सही है, क्योंकि राज्य के जो आवश्यक लक्षण है वो 4 है, सरकार है, संप्रभुता है, निश्चित भूभाग है और जनसंख्या। तो संप्रभुता का लक्षण है। राज्य की संस्थाएं सार्वजनिक रूप में मान्यता प्राप्त होती है, विभिन्न प्रकार की, चाहे वो कानून निर्माण की संस्थाएं हो, चाहे वो कानून प्रयोग की संस्थाएं हो या अधिनियमन की संस्थाएं हो या शैक्षिक संस्थाएं हो, उन सबको हम सार्वजनिक संस्थाओं के रूप में मान्यता प्रदान करते हैं। राज्य एक प्रादेशिक संगठन है, सही है, एक राज्य एक रीजनल है, वो ऑर्गेनाइजेशन है। और राज्य प्रभुत्व या शासन का एक यंत्र है। राज्य एक शासन का यंत्र है और राज्य के माध्यम से ही जो जनता है, जो नागरिक है, उनके ऊपर शासन का कार्य है वो किया जाता है। तो हमारे जो चारों ऑप्शन है 1, 2 और 3, 4, वो चारों इसमें सही है। नेक्स्ट हमारा सवाल है, उत्तर आधुनिकतावाद की विशेषताओं में शामिल है पोस्ट मॉडर्निज्म। पोस्ट मॉडर्निज्म क्या कहता है? जो पहली जैसे विशेषता है कि उत्तर आधुनिकता स्थापित राज्य की संकल्पना का विरोधी है। देखो, उत्तर आधुनिकतावादी जो विचार है वो राज्य का विरोधी है। वो राज्य की सीमाओं से परे हटकर बात करता है और जो आधुनिक जो संस्थाएं हैं उन संस्थाओं को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। और
उत्तर आधुनिकता से जो मुद्दे जुड़े हुए हैं वो मुद्दे ऐसे होते हैं जिनका राष्ट्रीयताओं से या राष्ट्र की सीमाओं से कोई संबंध नहीं होता है। उदाहरण के तौर पे जैसे महिलाओं के अधिकार से संबंधित है, शरणार्थियों के अधिकार से संबंधित है, रंग भेद या अश्वेत से जुड़े हुए जो मामले उनसे जुड़े हुए मसले या मुद्दे हैं, या पर्यावरणवादी समूह है, या निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को कोई लेकर समूह है, तो ये ऐसे मुद्दे हैं जो राष्ट्रीय सीमाओं से परे हैं, राष्ट्र की सीमाओं से उनका कोई मतलब नहीं है। और इसके जो समर्थक हैं वो ये कहते हैं कि अगर हम महिला अधिकार की बात करते हैं तो विश्व में सभी महिलाओं को जितने अधिकतम अधिकार है वो अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जो पर्यावरण की जो समस्या है वो समस्या किसी एक राष्ट्र की नहीं है, वो वैश्विक समस्या है। उसका समाधान करने के लिए हमें सभी राष्ट्र के जो नागरिक है वो साथ में अगर मिलकर मांग करें तो हम उसमें सुधार ला सकते हैं। तो इसमें राज्य की संकल्पना का विरोध किया जाता है। एक तरह से ये एक वैश्विक विचार है। तो इसमें आधुनिक संस्थाएं क्या हो जाती है, कमजोर हो जाती है। ये ज्ञान तथा संस्कृति की दशा है। इसके अंतर्गत कोई जो मुद्दा होता है उस मुद्दे के ऊपर जो विचार है वो ज्ञान संज्ञानात्मक पक्ष के आधार पर किया जाता है, ज्ञान के आधार पर किया जाता है। इसलिए ये जो तीनों विचार है कि उत्तर आधुनिकता स्थापित राज्य की संकल्पना का विरोधी है, सही है। इसमें आधुनिक संस्थाएं कमजोर होती है, ये ज्ञान तथा संस्कृति की दशा है, और इसमें अराजनीतिक समूहों का निर्माण किया जाने लगा है। यानी कि ऐसी मांग होती है, ऐसे मुद्दे होते हैं जिनका किसी प्रकार का कोई राजनीतिक स्वरूप नहीं होता है। जो मैंने पहले मुद्दे जो बताए थे, अगर निशस्त्रीकरण की बात हो, महिला अधिकार की बात हो, अश्वेत मुद्दे हो, या शरणार्थी समस्या हो, या कोई पर्यावरण का से जुड़ा हुआ मुद्दा या मसला है, उसमें किसी प्रकार की कोई राजनीतिक समूह की कोई मांग नहीं है। तो इन मुद्दों से जुड़ी हुई जो भी संकल्पनाएं हैं उनको हम उत्तर आधुनिकतावाद के नाम से या उस दृष्टिकोण में शामिल करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, डगल हार्ट के अनुसार राजनीतिक संस्कृति के मापन के कितने आयाम हैं? निजी जीवन की संतुष्टि, पारस्परिक विश्वास और मौजूदा सामाजिक व्यवस्था को समर्थन। ये तीनों जो विचार है वो डगल हार्ट के द्वारा दिए गए हैं। और वो राजनीतिक संस्कृति के मापन में ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति किसी राजनीतिक व्यवस्था में है और अपने निजी जीवन से संतुष्ट है और उस व्यवस्था के प्रति उसका पारस्परिक विश्वास है और उसे ये लगता है कि इस व्यवस्था के द्वारा जो भी हमारी मांग है उस मांग का निर्गत के रूप में हमारा समाधान किया जाएगा, और उस कारण वो उस राजनीतिक व्यवस्था को भी और सामाजिक व्यवस्था को भी समर्थन देता है। तो ये जो तीनों जो आयाम है उस आयाम को राजनीतिक संस्कृति के परिप्रेक्ष्य में डगल हार्ट के द्वारा स्वीकार किया गया है। तो तीनों ऑप्शन है हमारे 1, 2 और 3, वो तीनों ऑप्शन सही है। नेक्स्ट है, राज्य के नव बहुलवादी सिद्धांत के बारे में सही है। देखो हमने पहले सवाल में ही देखा था कि बहुलवादी जो विचारधारा है वह विचारधारा राज्य के संप्रभुतावादी जो दृष्टिकोण है उस दृष्टिकोण के प्रतिक्रिया के रूप में सामने आई है। वो सर्वशक्तिमान या राज्य की सर्वोच्च भूमिका को अस्वीकार करते हैं और समाज की जो अन्य संस्थाएं हैं, चाहे जैसे शैक्षणिक संस्थाएं हैं, धर्म है या कोई सामाजिक संगठन है, उसके समकक्ष रखते हैं। और उसी विचारधारा का जो अगला चरण है वो नव बहुलवादी है। वो राज्य की आर्थिक नीति में व्यवसायिक हितों की बात करते हैं और कहते हैं कि राज्य व्यवसायिक हितों को लेकर अपना जो दृष्टिकोण है, जो दृष्टिकोण स्वीकार करता है वो पूर्वग्रसित दृष्टिकोण होता है और नीतियों के निर्माण में व्यवसायिक हितों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जो व्यवसायिक संगठन है उनका सरकार के ऊपर दबाव होता है, उसमें हस्तक्षेप होता है और उनके द्वारा राज्य की जो नीतियां हैं उन नीतियों को प्रभावित किया जाता है। शक्ति अनिरीक्षणीय, संरचनात्मक तथा आदर्शात्मक होती है। वह प्राथमिक मुद्दों में केंद्रित और गौण मुद्दों में बिखरी होती है। अर्थात व्यवसायिक हितों से जुड़े हुए जो भी मुद्दे हैं वहां पर राज्य के द्वारा शक्ति का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन अगर गौण मुद्दे हैं तो वहां पर राज्य के द्वारा किसी प्रकार की कोई रुचि है वो दिखाई नहीं जाती है। नेक्स्ट हमारा जो सवाल है वो ये है कि निम्न में से
किस विद्वान के द्वारा यह माना गया है कि राज्य मूलतः एक वर्ग संगठन या संस्था है। ठीक है, तो ये जो तीनों विचारक है, ये तीनों विचारक राज्य की भूमिका को स्वीकार करते हैं, लेकिन जो ओपेनहाइम है वो ये कहता है कि राज्य एक वर्ग संगठन है या एक वर्ग की संस्था है। जैसे मार्क्स कहता है, मार्क्स भी ये कहता है कि राज्य एक शोषण का यंत्र है और उस शोषण का यंत्र है वो पूंजीवादी जो शक्तियां हैं उनके द्वारा तैयार किया गया है, ताकि व्यवस्थित तरीके से सर्वहारा वर्ग के विरोध को बचने के लिए उन्होंने राज्य, लोकतंत्र, पुलिस, न्यायालय, कानून जैसी शक्तियों का इजाद किया है। तो मार्क्स की तरह ओपेनहाइम का भी यह मानना है कि राज्य मूलतः एक वर्ग संगठन है या संस्था है जिसके द्वारा अन्य जो वर्ग है उन वर्ग के ऊपर है वो शोषण करते हुए शासन का कार्य किया जाता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, निम्न में से कौन निश्चित भूभाग को राज्य का आवश्यक तत्व नहीं मानते हैं? देखो आज अगर अपन राज्य की बात करें तो राज्य का सबसे पहला और महत्वपूर्ण जो तत्व होगा वो होगा निश्चित भूभाग। आज अगर हम बात करें इजराइल या फिलिस्तीन की जो अभी तनाव चल रहा है लंबे समय से, 1948 के बीच में कई युद्ध भी हो चुके हैं, उनका कारण भी यही है, भूभाग को लेकर लड़ाई है। ठीक है, लेकिन विद्वानों का एक वर्ग ये कहता है कि राज्य का आवश्यक तत्व नहीं है। जब भूभाग ही नहीं होगा, क्षेत्रफल नहीं होगा, एरिया नहीं होगा, तो आप किस प्रकार के राज्य को वर्तमान में अन्य राज्यों को किस रूप में मान्यता देंगे, ये सवाल है वो विचारणीय है। इसलिए ये जो तीनों विचारक है, डिग्वी, सीले और विलोबी, ये कहते हैं कि राज्य का भूभाग है वो राज्य के लिए आवश्यक शर्त नहीं है, जबकि आज पहली ही शर्त है कि एक राज्य के लिए क्षेत्रफल या भूभाग होना आवश्यक है। बाकी जो राज्य के अंग है, संप्रभुता की बात करें, सरकार की बात करें, वो एक अलग हिस्से है और भूभाग का एक अपना अलग महत्व है। तो साथियों, आज ये हमारा चैप्टर था राज्य की प्रकृति और उसके कार्य को लेकर कुछ हमने एमसीक्यू है वो सॉल्व किए हैं। अब हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, हम एमसीक्यू के साथ साथ संविधान को लेकर भी हमारी क्लास है वो लेके आ रहे हैं। तो आने वाले जो क्लासेज होगी, आने वाला जो वीडियो होगा, उसमें हम संविधान शुरू से लेकर, यानी कि जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा हमारी संविधान सभा से पहले जो विभिन्न प्रकार के एक्ट लाए गए थे, उन एक्ट का हम क्लास के रूप में विस्तृत अध्ययन करेंगे और हर एक्ट का क्या विशेषताएं थी, क्या प्रावधान थे, क्या महत्व था और उनका आने वाले एक्ट पर क्या प्रभाव पड़ा, इसको लेकर हमारी जो विस्तृत क्लास है वो नेक्स्ट जो हमारे वीडियोज है उसमें आपको देखने को मिलेगी। और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारी क्लास में जुड़े, इसलिए आप सभी का है वो स्वागत। धन्यवाद।